Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. I am Professor Siddiq Nawaz, Alpine Degree College, Khanpur. आज हमने डिस्कस करना है लेक्चर नंबर 4, जिसमें सबसे पहले लेक्चर नंबर 4 के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस डिस्कस करने लगे हैं। लेक्चर नंबर 4 का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नंबर 1, the substance whose analysis for the separation of isotope is required is converted into vapor state। इसका ऑप्शन है डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 2, positive ions are strongly attracted towards negative plate when potential difference of volts is applied between perforated accelerating plates is 500 to 2000 volt। तो इसका ऑप्शन है बीटा 500 to 2000 volt। Question number 3, height of peak in the mass spectrum shows relative abundance, option beta। Question number 4, pressure of vapors in ionization chamber in mass spectrometer is, right option है beta, around 10 raised to power minus 7 torr। मैंने कहा था कि आयोनाइजेशन चैम्बर में जो प्रेशर है वो लो रखा जाता है। कितना लो रखा जाता है? 10 raised to power minus 6 to 10 raised to power minus 7 torr। तो इस वक्त राइट ऑप्शन है बीटा। अब हम डिस्कस करने लगे हैं लेक्चर नंबर 5। लेक्चर नंबर 5 आज का जो है, इसमें हमने सबसे पहले डिस्कस करना है एवरेज एटॉमिक मास और फ्रैक्शनल एटॉमिक मास। बेटा एवरेज एटॉमिक मास क्यों निकाला जाता है? सबसे पहली बात, क्योंकि एक एलिमेंट के डिफरेंट आइसोटोप्स होते हैं जिनकी अपनी नेचुरल अबंडेंस होती है। तो एक एलिमेंट के डिफरेंट आइसोटोप्स और उनकी अपनी रिलेटिव अबंडेंस की बुनियाद पे हमें एलिमेंट का एवरेज एटॉमिक मास लेना पड़ता है, जो कि हमेशा फ्रैक्शनल एटॉमिक मास होता है। दैट्स व्हाई एवरेज एटॉमिक मास का दूसरा नाम है फ्रैक्शनल एटॉमिक मास। डेफिनेशन, एवरेज एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज द सम ऑफ masses of its isotopes multiplied by its natural abundance। के अगर हम सम ले लें किन का? आइसोटोप के मास मल्टीप्लाइड बाय इट्स रिलेटिव अबंडेंस का, और देन उसकी एवरेज ली जाए तो दैट इज कॉल्ड एवरेज एटॉमिक मास। एक्चुअली एटॉमिक मासेस एलिमेंट के डिपेंड करते हैं दो फैक्टर्स पर, एक नंबर ऑफ आइसोटोप्स और दूसरे नंबर पे नेचुरल रिलेटिव अबंडेंस। दैट्स व्हाई एटॉमिक मासेस फ्रैक्शन में लिए जाते हैं। मैथमेटिकल फॉर्म देखें, एवरेज एटॉमिक मास इज इक्वल टू मास ऑफ वन आइसोटोप मल्टीप्लाई इट्स रिलेटिव अबंडेंस प्लस मास ऑफ सेकेंड आइसोटोप मल्टीप्लाई बाय इट्स रिलेटिव अबंडेंस प्लस मास ऑफ थर्ड आइसोटोप मल्टीप्लाई बाय इट्स रिलेटिव अबंडेंस डिवाइडेड बाय 100। क्यों? क्योंकि एक एलिमेंट के जितने भी आइसोटोप होंगे जब उनको सम करेंगे तो ओवरऑल रिजल्ट किसके इक्वल होगा? 100 के। इट्स मीन कि एक एलिमेंट 100% हो सकता है और उस 100% के अंदर उसके डिफरेंट आइसोटोप्स होंगे जिनकी हम एवरेज की टर्म में बात करें। तो एवरेज एटॉमिक मास डिपेंड किस पे करता है कि एक एलिमेंट के आइसोटोप कितने हैं। लेट्स सपोज कि अगर एक एलिमेंट के दो आइसोटोप हैं तो हम कह सकते हैं mass of first isotope multiplied by relative abundance plus mass of second isotope multiplied by relative abundance divided by 100। मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल दी है कि एक सैंपल है नियॉन का जिसके 3 आइसोटोप्स हैं, एक 1020, दूसरा 1021, तीसरा 1022। उनकी परसेंटेज नेचुरली 90.92, 0.26 और 8.82% रिस्पेक्टिवली है। तो जब हम इनका फ्रैक्शनल एटॉमिक मास निकालते हैं तो एवरेज एटॉमिक मास ऑफ नियॉन इज इक्वल टू आइसोटोपिक मास मल्टीप्लाई बाय रिलेटिव अबंडेंस, देन आइसोटोपिक मास मल्टीप्लाई रिलेटिव अबंडेंस, आइसोटोपिक मास मल्टीप्लाई बाय रिलेटिव अबंडेंस। तो पहला आइसोटोप जिसका मास 20, रिलेटिव अबंडेंस 90.92 प्लस दूसरा आइसोटोप जिसका मास 21, रिलेटिव अबंडेंस 0.26,
प्लस तीसरा आइसोटोप 20 जिसका मास मल्टीप्लाई रिलेटिव अबंडेंस डिवाइडेड बाय 100, तो एवरेज एटॉमिक मास आता है 20.18 EMU। तो दिस इज अ फर्स्ट टॉपिक जो कि एक शॉर्ट क्वेश्चन भी हो सकता है। दूसरा टॉपिक है एनालिसिस ऑफ कंपाउंड, जिसमें हम इंपीरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला बताते हैं। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए एनालिसिस का। व्हाट इज एनालिसिस? एनालिसिस अ टेक्निक विच इज यूज्ड टू डिटरमाइन द अननोन एलिमेंट एंड their proportion in the given sample of compound is called analysis. It's mean analysis एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम unknown element को एक तो आइडेंटिफाई करते हैं। जब वो आइडेंटिफाई हो जाए तो देन उसकी अमाउंट बताते हैं, उसकी प्रोपोर्शंस बताते हैं, उसका हिस्सा बताते हैं गिवन सैंपल ऑफ कंपाउंड के अंदर। तो इस टेक्निक को बोलते हैं एनालिसिस। एनालिसिस की दो टाइप्स हैं, एक क्वालिटेटिव एनालिसिस, दूसरा क्वांटिटेटिव एनालिसिस। Qualitative analysis क्या है? A technique which is used to identify the unknown element present in the sample of compound। कि आपको कोई एक सैंपल दिया जाता है तो सबसे पहला काम होता है आप क्वालिटी फाइंड करना, मीन आइडेंटिफाई करना कि वो कंपाउंड बना किससे है। तो उस कंपाउंड के अंदर पाए जाने वाले एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई करना, दैट इज कॉल्ड क्वालिटेटिव एनालिसिस। जैसे फॉर एग्जांपल आइडेंटिफिकेशन ऑफ एलिमेंट कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज, कि जब हमें ग्लूकोज का सैंपल दिया जाता है तो हम आइडेंटिफाई करते हैं, तो हमारे पास हमें पता चलता है कि इसके अंदर 3 एलिमेंट्स हैं जिसमें शामिल कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। दूसरे नंबर पे क्वांटिटेटिव एनालिसिस, अ टेक्निक विच इज यूज्ड टू डिटरमाइन द एटॉमिक मास, determine the mass of each identified element present in the sample of given compound is called quantitative analysis. It's mean जब एलिमेंट्स आइडेंटिफाई हो जाते हैं तो फिर हमें उन आइडेंटिफाई एलिमेंट्स की अमाउंट जाननी होती है कि गिवन सैंपल ऑफ कंपाउंड के अंदर कितनी है, तो दैट इज कॉल्ड क्वांटिटेटिव एनालिसिस। फॉर एग्जांपल प्रोपोर्शंस जो हैं ग्लूकोज सैंपल के अंदर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के, तो ग्लूकोज के अंदर कार्बन के प्रोपोर्शन 1:2:1। इट्स मीन कि अगर ग्लूकोज के एक कार्बन के अंदर एक कार्बन होगा तो उसके मुकाबले में हाइड्रोजन 2 होंगे और ऑक्सीजन 1 होगा। जबकि ग्लूकोज का जो फार्मूला होता है वो होता है C6H12O6। तो बेसिकली 6 इसके अंदर कॉमन है, तो हमने 6 पे डिवाइड किया, तो जो सिंपलेस्ट प्रोपोर्शंस मिली हैं दैट इज 1:2:1। दिस इज अ एनालिसिस विच हैव 2 टाइप, क्वालिटेटिव एज वेल एज क्वांटिटेटिव एनालिसिस। तीसरे नंबर पे टॉपिक बेटा परसेंटेज ऑफ एलिमेंट। परसेंटेज से हमें पता चल रहा है कि टोटल 100 होगा, 100 ग्राम गिवन सैंपल ऑफ कंपाउंड के अंदर जितने ग्राम किसी भी एलिमेंट के पाए जाएंगे दैट इज कॉल्ड इट्स परसेंटेज। तो दैट्स व्हाई परसेंटेज ऑफ एलिमेंट, द नंबर ऑफ ग्राम ऑफ एन एलिमेंट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ अ कंपाउंड इज कॉल्ड परसेंटेज ऑफ दैट एलिमेंट। मैंने क्या कहा यहां पे कि 100 ग्राम कंपाउंड के अंदर एलिमेंट के जितने ग्राम पाए जाएंगे, जो नंबर ऑफ ग्राम पाए जाएंगे दैट इज कॉल्ड परसेंटेज ऑफ दैट एलिमेंट। जैसे मीथेन एक कंपाउंड है, इसमें 2 एलिमेंट हैं, एक कार्बन और एक हाइड्रोजन। अब हम कार्बन की परसेंटेज जानना चाहते हैं, तो परसेंटेज ऑफ कार्बन इज इक्वल टू 75%। वजह यह है कि कार्बन का मास होता है 12, हाइड्रोजन एक का होता है 1, 4 है तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो जाएगा, तो 4 + 12 इज इक्वल टू 16। इट्स मीन कि परसेंटेज ऑफ कार्बन इज इक्वल टू, कार्बन का 12 है तो 12 डिवाइडेड बाय 16 मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 75%। इसी तरह परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इन मीथेन, हाइड्रोजन 4 हैं तो 4 मास डिवाइडेड बाय 16 मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू 25%। मैंने फार्मूला लगाया कि परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट इन कंपाउंड डिवाइडेड बाय फार्मूला मास ऑफ द कंपाउंड मल्टीप्लाई बाय 100। इस वक्त जो हमारे पास कंपाउंड है, फॉर एग्जांपल मीथेन कंपाउंड है, एलिमेंट है कार्बन, तो परसेंटेज ऑफ कार्बन इज इक्वल टू, कार्बन का मास है 12, इस कंपाउंड का फार्मूला मास निकलता है 12 + 4 = 16 मल्टीप्लाई किया 100 से तो आंसर आ गया 75%। सिमिलरली परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इन मीथेन इज इक्वल टू, हाइड्रोजन एक का होता है 1.008, जब उसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, डिवाइड करेंगे 16 से, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो आंसर आ जाएगा 25। तो दिस इज अ परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इन मीथेन। अब ये होता है कि जब हमारे पास कोई कंपाउंड दिया जाए जिसका कोई मास ना बताया जाए, जैसे मैंने कहा था कि आपके पास एक मीथेन है, बताएं कि उसमें कार्बन कितने % है और हाइड्रोजन कितने % है, तो ये मैंने, तो हम इसमें ये फार्मूला
जी बेटा, हमने कहा कि अगर हमें कोई कंपाउंड दिया जाता है जिसका मैस ना दिया गया हो, जैसे मीथेन दिया गया था और हमसे पूछा गया कि कार्बन और हाइड्रोजन की परसेंटेज बताएं, तो हमने सिंपल एटॉमिक मैस लेना है एलिमेंट का, उस एलिमेंट का डिवाइड कर देना फार्मूला मैस ऑफ कंपाउंड के साथ और मल्टीप्लाई कर देना 100 से, तो हमारे पास रिस्पेक्टिव एलिमेंट की परसेंटेज आ जाएगी। दूसरा फार्मूला यह है कि जब हमें कोई मैस दे दिया जाए, जैसे इस वक्त 6 ग्राम एलिमेंट 2 ग्राम 6 gram of an element, let's suppose carbon, and 2 gram of the second element, let's suppose hydrogen, are present in 8 gram of unknown compound, तो इस कंपाउंड के अंदर परसेंटेज ऑफ कार्बन इज इक्वल टू, जो कार्बन का मैस है वो 6 ग्राम है, जो कंपाउंड का मैस है वो 8 ग्राम है। जब मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो परसेंटेज आ जाएगी 75%। सिमिलरली परसेंटेज ऑफ कार्बन, यहाँ पे परसेंटेज ऑफ कार्बन की जगह यहाँ परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन आ जाएगा। ये जो है यहाँ ये गलती से लिखा गया, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू यहाँ 2 डिवाइडेड बाई 8 मल्टीप्लाई 100 इज इक्वल टू 25%। तो ऐसी सूरत जहाँ पे आपको एलिमेंट का मैस भी दे दिया जाए और कंपाउंड का मैस भी दे दिया जाए, तो ये फार्मूला नंबर 2 अप्लाई होगा, जिसके अकॉर्डिंग परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू मैस ऑफ द एलिमेंट डिवाइडेड बाय मैस ऑफ द कंपाउंड मल्टीप्लाई बाय 100। नेक्स्ट आर्टिकल है बेटा इंपीरिकल फार्मूला फ्रॉम कंबस्शन एनालिसिस। कंबस्शन एनालिसिस, जिसका दूसरा नाम है एलिमेंटल एनालिसिस। कंबस्शन एनालिसिस एक the analysis which is made to determine the amount of different elements present in a compound by burning a known amount of organic compound containing carbon, hydrogen, oxygen in presence of oxygen is called combustion analysis. Its mean combustion analysis एक ऐसी analysis है जिसमें एक कंपाउंड की नॉन अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड को बर्न करते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ताकि उसके अंदर पाए जाने वाले अननोन एलिमेंट यानी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की अमाउंट को डिटरमाइन किया जा सके। दैट इज कॉल्ड कंबस्शन एनालिसिस। तो कंबस्शन एनालिसिस क्या है? ऐसी एनालिसिस जिसमें नॉन अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड या वेटेड क्वांटिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न किया जाए, ताकि उसके अंदर पाए जाने वाले अननोन एलिमेंट यानी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की अमाउंट को डिटरमाइन किया जा सके। दैट इज कॉल्ड कंबस्शन एनालिसिस। कंबस्शन एनालिसिस के जो मेन प्रोडक्ट हैं वो दो होते हैं, एक कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरा वाटर। मैंने यहाँ एक जनरल फार्मूला लिखा है कि कंपाउंड होगा जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। जब हम उसे ऑक्सीजन सप्लाई करके बर्न करेंगे, उसके नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनेगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मेन प्रोडक्ट्स हैं ड्यूरिंग कंबस्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब इसका प्रोसीजर क्या है? कंबस्शन एनालिसिस का प्रोसीजर क्या है? वेटेड क्वांटिटी ऑर्गेनिक कंपाउंड की हम प्लेस करते हैं कंबस्शन ट्यूब में। ये कंबस्शन ट्यूब फिटेड होती है फर्नेस के साथ। ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं ताकि ऑर्गेनिक कंपाउंड को बर्न करें, जिसके नतीजे में ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर पाई जाने वाली हाइड्रोजन कन्वर्ट हो जाती है वाटर में और कार्बन कन्वर्ट हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड में। अब जैसे ही ऑर्गेनिक कंपाउंड बर्न हुआ, उसके नतीजे में दो चीजें मिली, एक वाटर वेपर्स, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड वेपर्स या गैस। तो सबसे पहले हम लगा इंस्ट्रूमेंट के अंदर, अपरेटस के अंदर मौजूद होता है वाटर एब्जॉर्बर। कंबस्शन ट्यूब के आगे मौजूद होता है वाटर एब्जॉर्बर चैम्बर। ये कंटेन करता है मैग्नीशियम परक्लोरेट, जो वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है ड्यूरिंग कंबस्शन। उसके बाद होता है CO2 एब्जॉर्बर, जो वाटर एब्जॉर्बर के बाद एक नेक्स्ट चैम्बर है जिसे हम CO2 एब्जॉर्बर कहते हैं। ये कंटेन करता है 50% पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, जो CO2 से मिलकर बनाता है पोटाशियम कार्बोनेट। जो कंबस्शन, ये फिजिकल एब्जॉर्बेंस है और ये केमिकल चेंज है। फिर मैसेज वाटर और CO2। अब ये जो CO2 और वाटर बने, इनके मैसेज कैसे मालूम करेंगे? डिफरेंस इन द अमाउंट ऑफ मैसेज, different in the amount or masses of these absorber give us the amount of water and CO2 produce। क्या मतलब है इस चीज का? जब हमने वाटर एब्जॉर्बर के लिए मैग्नीशियम परक्लोरेट को यूज किया, तो हम सबसे पहले उसका वेट कर लेंगे, उसे हम रख लेंगे वाटर एब्जॉर्बर के अंदर। वो वाटर को जब एब्जॉर्ब कर लेगा, फिर दोबारा वेट करेंगे। लेट्स सपोज कि अगर मैग्नीशियम परक्लोरेट का वेट पहले 20 ग्राम था, कंबस्शन के बाद वो 30 ग्राम हो गया, तो 30 ग्राम में से जब 20 ग्राम माइनस करेंगे तो 10 ग्राम क्या मिल जाएगा? वाटर। इसी तरह
पोटाशियम हाइड्रोक्साइड 50% पोटाशियम हाइड्रोक्साइड का पहले वजन कर लें। लेट्स सपोज कि वो 10 ग्राम है। कम्बस्शन के बाद, कम्बस्शन प्रोसेस के बाद जब दोबारा वेट करते हैं पता चलता है वो 25 ग्राम है। इट्स मीन 25, जब 25 में से 10 निकालेंगे तो 15 ग्राम किसका होगा, इस CO2 का। डायग्राम देखें। सबसे पहले सैंपल ऑफ कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन, हाइड्रोजन, अदर एलिमेंट जो इसके अंदर मौजूद है यहाँ पे प्लेस्ड होंगे। यहाँ से सैंपल सब्सटेंस, ये सैंपल इनलेट है, यहाँ सैंपल सब्सटेंस को प्लेस करते हैं, ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं तो कंबस्शन होती है जिसके नतीजे में वाटर प्रोड्यूस होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और अदर सम गैसेस। तो वाटर मूव करता है फॉरवर्ड, इसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है तो यहाँ पे मौजूद होता है मैग्नीशियम परक्लोरेट, वाटर एब्जॉर्बर चैम्बर के अंदर वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है। CO2 लेस डेंस होने की वजह से आगे मूव कर जाती है, जहाँ CO2 एब्जॉर्बर है 50% पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, ये CO2 को एब्जॉर्ब करेगा। बाकी जो गैसेज होंगी या वेस्ट प्रोडक्ट होगा, बाकी गैसेज जो होंगी मोस्टली वो मूव करेंगे, अदर सब्सटेंसेस नॉट एब्जॉर्ब। ये कम्बस्शन एनालिसिस की डायग्राम है। फिर कैलकुलेशन है परसेंटेज ऑफ कार्बन। कम्बस्शन एनालिसिस के जरिए जो मिली तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, परसेंटेज ऑफ कार्बन इज इक्वल टू मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड डिवाइडेड बाय मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्यों? क्योंकि हमारे पास होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड गिवन, जब हम उसकी कम्बस्शन करते हैं तो CO2 मिलता है। अब इस CO2 के अंदर कार्बन फाइंड करनी है, तो इस CO2 का मास कितना है 44, जबकि कार्बन का एक का मास कितना है 12, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो परसेंटेज ऑफ कार्बन आ जाएगा। सिमिलरली परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, देखिए हमारे पास जो लिया था वो ऑर्गेनिक कंपाउंड था, जब कम्बस्शन की तो वाटर मिला। अब वाटर के अंदर मौजूद है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की तादाद है 2, तो 2, जबकि इस वाटर का मास है टोटल 18, तो 18 डिवाइड हो जाएगा। 18 के अंदर मौजूद कितने हाइड्रोजन है 2, तो 2.016 मल्टीप्लाई 100, ये आ जाएगा परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, ये मालूम होती है मेथड ऑफ डिफरेंस के जरिए। मेथड ऑफ डिफरेंस क्या है कि हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड में 3 चीजें हैं, 2 का पता है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड 100% होगा, 100 में से उन 2 को माइनस करेंगे तो यकीनन तीसरे की आ जाएगी, यानी परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। तो 100 ग्राम 100% टोटल होता है, उसमें परसेंटेज ऑफ कार्बन फाइंड की इस इक्वेशन से, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन फाइंड की इस इक्वेशन से, तो इन 2 को सम करके 100 में से माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। ये बेटा लॉन्ग क्वेश्चन है, व्हाट इज कंबस्शन एनालिसिस, गिव कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, तो ये आपने करना है। नेक्स्ट इंपीरिकल फार्मूला है। इंपीरिकल फार्मूला क्या है, अ केमिकल फार्मूला विच शोज द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो बिटवीन द एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट प्रेजेंट इन अ कंपाउंड इज कॉल्ड इंपीरिकल फार्मूला। यानी एक ऐसा केमिकल फार्मूला जो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो दे डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ एटम्स के दरमियान, दैट इज कॉल्ड इंपीरिकल फार्मूला। जैसे वाटर का इंपीरिकल फार्मूला H2 है कि 2:1 इधर है, ग्लूकोज 1:2:1, बेंजीन CH 1:1, NaCl फॉर सोडियम क्लोराइड, ये उसका इंपीरिकल फार्मूला है। याद रहे कि जितने भी आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं उनका सिर्फ इंपीरिकल फार्मूला होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं होता। स्टेप्स इन्वॉल्व इन इंपीरिकल फार्मूला ऑफ कंपाउंड, अगर आपको कोई सैंपल सब्सटेंस दिया जाता है तो किन स्टेप्स के जरिए हम इंपीरिकल फार्मूला फाइंड आउट करते हैं, तो इसमें 4 स्टेप्स हैं। नंबर 1, डिटर्मिनेशन ऑफ परसेंटेज ऑफ ईच एलिमेंट। परसेंटेज ऑफ ईच एलिमेंट प्रेजेंट इन अ कंपाउंड इज डिटरमाइंड बाय, परसेंटेज ऑफ एलिमेंट कैसे फाइंड होगी, मास ऑफ एलिमेंट को डिवाइड कर देंगे मास ऑफ कंपाउंड पर, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो परसेंटेज ऑफ एलिमेंट आ जाएगी। नंबर 2, डिटर्मिनेशन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स। जब आप परसेंटेज निकाल लेंगे तो फार्मूला है नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू परसेंटेज ऑफ एलिमेंट डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट, तो दैट विल बी यूजफुल टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स। तीसरे नंबर पे डिटर्मिनेशन ऑफ एटॉमिक रेशो। फॉर दिस पर्पज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ईच एलिमेंट इज डिवाइडेड बाय लीस्ट नंबर ऑफ मोल्स। यानी अगर आपके पास 3 एलिमेंट है जैसे कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, आपने तीनों के नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिए, अब आपको एटॉमिक रेशो निकालनी है, तो तीनों के नंबर ऑफ मोल्स लिखकर उस नंबर पे डिवाइड करेंगे जो सबसे कम नंबर ऑफ मोल्स वाला होगा। यानी अगर कार्बन के 6 मोल हैं, हाइड्रोजन के 12 मोल हैं और ऑक्सीजन के 3 मोल हैं, तो आप लिखेंगे C/3H/O, फिर इनके मोल लिखेंगे, यानी 6/12/3। अब 3 स्मॉलेस्ट नंबर
जी बेटा, हमने कहा कि अगर हम 3 पे डिवाइड कर लेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 2:4:1। जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक एग्जांपल दी गई है कि नंबर ऑफ ग्राम एटम कार्बन के 3.41 हैं, हाइड्रोजन के 4.54 हैं, ऑक्सीजन के 3.406 आ रहे हैं। जब एटॉमिक रेशियो निकालिए तो C रेशियो हाइड्रोजन रेशियो ऑक्सीजन तो 3.41 रेशियो 4.54 रेशियो 3.406, स्मॉलेस्ट नंबर ये 3.406 है। जब हमने डिवाइड किया तो हमारे पास जो रेशियो है ये वो है 1.1 रेशियो 1.33 रेशियो 1। फोर्थ स्टेप पे हमारे पास इंपीरिकल फार्मूला। इफ द एटॉमिक रेशियो इज सिंपल होल नंबर इट गिव द इंपीरिकल फार्मूला, अदरवाइज मल्टीप्लाई विद द सूटेबल डिजिट टू गेट द होल नंबर। अगर हम गौर करें इस वक्त तो ये जो आया हुआ है ये रेशियो ये होल नंबर नहीं है, क्योंकि 1:1.33 ये 1.33 फ्रैक्शन है, रेशियो 1। तो अब हमने इसे होल नंबर में कन्वर्ट करना है तो किसी सूटेबल डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे। हम 2 से स्टार्ट करेंगे। जब मैंने 2 से स्टार्ट किया तो ये 2 हो जाएगा, ये 2.66 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, लेकिन ये 2.66 अगेन फ्रैक्शन के अंदर है। अब हम 2 की बजाय 3 से मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो 3 से करेंगे तो ये 3 हो जाएगा, रेशो 3.99 रेशो 3.99 का मतलब है 4। इट्स मीन रेशो आ जाएगी 3:4:3। इसका मतलब ये हुआ कि इंपीरिकल फार्मूला कार्बन के 3 है, हाइड्रोजन के 4 हैं, ऑक्सीजन का 3 है, तो इंपीरिकल फार्मूला होगा C3H4O3। थैंक यू बेटा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।